दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े 9 ऐसे सवालों की, 9 ऐसे मिथ की जो लोगों को गलत पता होता है। लोगों को लगता है एक्चुअल में क्या सही है लेकिन होता क्या सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। काफ़ी लोगों को लगता है हाँ। उसी के साथ बात करेंगे बैंक में अगर आपका करंट अकाउंट है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपने लाइफ में एक बार आईटीआर फाइल कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने पहले कभी भी फाइल कर दी, तो क्या उसके बाद से हर साल आपको आईटीआर फाइल करना होगा। उसके साथ ही जानेंगे आईटीआर फाइल करने में कितना खर्च आता है। क्या आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ बात करेंगे, जो काफ़ी सारे लोगों को लगता है सैलरी से टीडीएस कट गया है, बैंक में जो एफडी मिल रही है उससे भी टीडीएस कट गया, यानी कि टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, तो क्या फिर भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। उसके साथ ही जानेंगे एक बार टीडीएस कट गया तो आईटीआर फाइल करते टाइम क्या फिर से टैक्स देना पड़ता है। और देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर जवाब, अगर आपको कंपनी जो है वो एचआरए नहीं देती है तो क्या आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई उनकी कंपनी की तरफ से उनको मेल पर फॉर्म 16 मिल गया है तो क्या फिर भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। काफ़ी सारे लोग सवाल में कमेंट करते हैं, वीडियो में आते हैं, बोलते हैं सर सीए ने हमारी आईटीआर फाइल करी थी लेकिन वो रिफंड नहीं दे रहा है हमें, वो रिफंड जानबूझ करके डिले करवा रहा है। तो जानेंगे किसकी गलती होती है रिफंड अगर आपका डिले आ रहा है। तो ये 9 के 9 सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कर लेते हैं। पहला, अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। काफ़ी सारे लोगों को डराते हैं कि आपने 2 बैंक अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं खोलने चाहिए, एक ही बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट आप कितने भी खोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक बैंक में एक अकाउंट खोलो, चाहे एक बैंक में 2 अकाउंट खोलो, सेविंग और करंट, और चाहे आप 10 बैंक में अकाउंट खोलो या फिर जितने भी बैंक हैं इंडिया में सभी में जाके अकाउंट खोल लो। आप कितने भी बैंक अकाउंट खोल सकते हो, वो आपकी हेडेक है। आपको उसका एटीएम कार्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मिनिमम बैलेंस है तो वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर टेंशन है। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने भी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 10 बैंक अकाउंट खोल रखे हैं चाहे 20 अकाउंट, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। आईटीआर कब फाइल करना होता है, जब आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है और उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन मेन जो होता है, आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा है ना, तो ही आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी। अब ये 3 लाख क्या है, फाइनेंशियल ईयर की इनकम है। काफ़ी लोग इसको मंथली समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी जो आईटीआर फाइल करने का समय आएगा वो आएगा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक वाला फाइनेंशियल ईयर। ये ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, उस पूरे साल में अगर आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट अगर 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हुआ तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। उसी के साथ बात करते हैं, क्या आपको करंट अकाउंट है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो जैसा कि अभी आपको बताया, सेविंग अकाउंट आप कितने भी खुलवा सकते हैं, उसी तरह से आप करंट अकाउंट भी कितने भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको आपका बैंक करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा दे रहा है, आपको यूजफुल लगता है, करंट अकाउंट आपके काम का है, तो आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। अब देखिए, करंट अकाउंट आप खुलवा के उसमें काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप उसमें 20 लाख से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जीएसटी के रूल आ जाते हैं कि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन टर्नओवर करते हैं तो आपको वो जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो 20 लाख रुपए से अगर आप कम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट 3 लाख से कम है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। 20 लाख की टर्नओवर देखी जाती है, एक बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं देखी जाती है। आपने पूरा साल भर में कितना टर्नओवर करा है, उस बेसिस की लिमिट को देखा जाता है। उस लिमिट की बात इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में अपन केवल बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कितने भी करंट अकाउंट है, आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। आईटीआर फाइल करना कब कंपलसरी है वो आपको बता दिया, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है तो। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे मिसकंसेप्शन की जो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि आपने एक बार आईटीआर फाइल कर दी ना, अब आपको हर साल आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
काफ़ी सारे लोगों को तो जो सीए होता है जिससे उन्होंने आईटीआर फाइल कराई थी पिछले साल, जिस वकील से उन्होंने आईटीआर फाइल कराती थी, वो उनको डराने लग जाते हैं, वो उनको फ़ोन कर करके बोलने लग जाते हैं भैया आपने लास्ट साल पिछले साल आपने आईटीआर फाइल कराई थी, इस साल भी टाइम आ गया अब आईटीआर फाइल करवा लो। वो आपको फ़ोन क्यों करते हैं? वो अपने क्लाइंट बढ़ाना चाहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आपको फ़ोन करते हैं। अगर आपका किसी साल में प्रॉफिट आपका जो था, आपकी इनकम थी 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, आपने आईटीआर फाइल करी, अब अगले साल आपका प्रॉफिट या फिर आपकी इनकम जो भी आपकी सैलरी वो 2 लाख 3 लाख रुपए है, तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है। आपने पिछले साल किसी भी कारण से आपको लोन चाहिए था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपने आईटीआर फाइल कर दी, तो आपको अगले साल ज़रूरी नहीं है कि आईटीआर फाइल करनी ही हो। आपकी इनकम अभी बताया जैसा कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। वैसे देखिए, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आईटीआर फाइल करने के। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, भाई पिछले साल आपने आईटीआर फाइल कराई, इस बार नहीं करोगे तो नोटिस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी इनकम हर साल चेक की जाती है। पिछले साल आपकी इनकम थी ज़्यादा या आपने किसी भी कारण से आईटीआर फाइल कर ली, तो इस साल ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। इस साल का कंडीशन देखी जाएगी। अगर आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम, आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ही आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है, ज़रूरी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, आईटीआर फाइल करने का खर्च कितना आता है और टैक्स कितना देना होता है। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब 10, 15, 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, 3, 4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है ना, या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक भी है ना, तो भी आप जो आईटीआर है ना वो फाइल करेंगे ना, आप खुद से फाइल कर सकते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर बना दिया है, जो सिस्टम है, वेबसाइट है, वो इतनी ईजी कर दी गई है कि आप खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे हम वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को देखकर खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आपको नहीं भी करनी है तो आप किसी सीए से, वकील से, किसी से भी आईटीआर फाइल करवाते हैं तो अब वो अपनी फीस लेता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो आपका टैक्स बनेगा जीरो टैक्स पे भी आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 3 लाख रुपए से लेकर अब अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए के बीच में है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है, लेकिन आपका टैक्स अमाउंट जो है वो जीरो आएगा, आपको टैक्स कुछ भी पे नहीं करना है। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले यानी कि 31 जुलाई जो है वो ड्यू डेट आएगी, 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो आपको टैक्स भी जीरो देना है, लेट फीस भी जीरो देनी है, पेनल्टी भी जीरो देनी है। आपको केवल फीस उतनी देनी होगी जिससे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। वो हो सकता है आपसे 1000 रुपये ले, 2000 ले, 5000 ले, वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे आप कहाँ से आईटीआर फाइल करवा रहे हैं। लगभग मार्केट रेट की बात करें तो 1500 से लेकर 2000 रुपये एक सीए या फिर एक वकील आपसे चार्ज कर लेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपये के नीचे ही है, आपको नील रिटर्न फाइल करवानी है। अगर आपकी इनकम 15 लाख 20 लाख रुपये है तो वो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वो 1500-2000 रुपये के बीच में आपकी आईटीआर फाइल करके दे देंगे। और आप खुद से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आईटीआर के टाइम पे वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो देख के आप खुद से भी फाइल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, सैलरी से, बैंक अकाउंट से जो एफडी करा रखी है उसमें से टीडीएस कट गया है ऑटोमेटिकली, तो क्या भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है? क्या आपको टैक्स देना जरूरी है? तो देखिए, आपकी जो सैलरी इनकम है, कुछ लोगों को क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी सैलरी थी कितनी, 7 लाख रुपए, पूरे साल की आपकी सैलरी 7 लाख रुपए थी। कंपनी ने क्या किया, इसमें से जो है 10% टीडीएस काट लिया। हर महीने जो आपको सैलरी मिली है उसमें से टैक्स का टीडीएस कटता गया, आपको जो है टोटल 70,000 रुपये आपका टीडीएस कट चुका है। अब 70,000 रुपये आपका टीडीएस कट गया, ये टीडीएस जो है आपको नहीं मिला, ये पहुंच गया गवर्नमेंट के पास में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये जमा करा दिया कंपनी ने। अब लोगों को लगता है भाई हमारे को जो सैलरी मिलनी थी मिल गई, गवर्नमेंट का जो टैक्स था वो कट गया, अब हमको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप अपनी तरफ से बताएंगे गवर्नमेंट को, ये तो क्या था, एस्टिमेट किया था आपके एम्प्लॉयर ने, आप जहाँ काम करते हैं उस कंपनी ने एस्टिमेट लगाया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया भाई आपकी 70,000 रुपये टैक्स बनेगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब आप आईटीआर फाइल करके उसमें बताएंगे एक्चुअल फिगर, आपकी सैलरी बनती थी भाई 7 लाख रुपए, आप बोलेंगे भाई
मेरा जो TDS है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से काट दिया, लेकिन मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करूंगा और मेरा जो TDS है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप न्यू टैक्स रिजीम से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका TDS अमाउंट जो है वो 70,000 रुपये वापस आपको मिल जाएगा, रिफंड आ जाएगा। ITR फाइल करने का फ़ायदा आपको मिल गया यहाँ पर, ये 70,000 जो है वो आपको वापस मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आपके सैलरी के अलावा आप एक बिजनेस भी करते हैं छोटा सा, उस बिजनेस से या फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कोई प्रॉफिट आ गया, आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं और से आपको क्या है 5 लाख रुपए का आपको और प्रॉफिट हो गया कहीं से, अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 12 लाख रुपए। आपका 12 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बनता है ना वो ज़्यादा बनेगा। अगर आपका यहाँ पर 70,000 काट लिया तो अपन मान लेते हैं लगभग आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है 12 लाख रुपए के ऊपर। तो वो जो 1 लाख रुपए है ना, आपका TDS तो 70,000 ही जमा है, आपको 30,000 रुपये जो टैक्स है वो अपने जेब से खुद से पे करना पड़ेगा ITR फाइल करते टाइम पे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसका आपका खामियाजा जो है बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो आप अपनी तरफ से ITR में इनकम डिक्लेयर करें और सारा प्रॉफिट जितना भी हो रहा है, जो भी आपका इनकम है सारी डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स पे करें। अब आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल में बता दिया आपका जो TDS है वो आपको वापस भी मिल सकता है। अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपए बनता है तो 70,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है, तो आपको 30,000 और आपको जमा करना पड़ेगा, जिससे आपको अगले सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। बैंक FD का भी सेम है। बैंक FD में आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए की FD करवाई, 10 लाख पे उस बैंक ने ब्याज बना आपको 8% से लगभग 80,000 रुपये। उस 10 लाख रुपए में अब देखते हैं 10 लाख पे जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 80,000। अब बैंक ने क्या किया 8,000 जो है वो TDS काट लिया। अब लोगों को लगता है भैया गवर्नमेंट का टैक्स है ये चला गया, नहीं, इसके लिए भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी और आपका जो टैक्स बनता है आपको खुद से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। भाई मेरा टैक्स तो है ना 5,000 ही बनता है, आपका टैक्स 5,000 बनता है तो 3,000 जो है आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपका टैक्स 15,000 बनता है तो आपको 7,000 जो है वो खुद से एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ सकता है। वहीं ये बात हो गया इसका जवाब, यानी कि TDS कट गया तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपका टैक्स कम बनता है तो आपको जो है वो TDS रिफंड मिल जाएगा। यानी कि आप ITR फाइल करेंगे ना, उसमें आपको लिखा हुआ आ जाएगा, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना है और ITR फाइल करने के 3 दिन के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर, ज़्यादा समय भी लग जाता है, तो उतने समय के बाद में वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आ जाएगा। काफ़ी लोगों का TDS ज़्यादा कट जाता है तो TDS आप वापस भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जैसे और कोई इनकम नहीं है, केवल बैंक FD की इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बैंक FD में से TDS कट गया तो वो TDS वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कंपनी की तरफ से हमें HRA नहीं मिल रहा है तो क्या हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हाँ, एक होता है सेक्शन 80GG ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, आप केवल इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं HRA की जगह आपको अगर नहीं मिल रहा है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो आपको HRA नहीं देती है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, उस तरीके से भी आप HRA की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत। इसमें कुछ कंडीशन होती है, अगर आप देखिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में है तो उस कंडीशन में भी अगर प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे है या किसी और के जगह पे आप किराएदार रहते हैं तो उसका जो एक्चुअल रेंट है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें लिमिट होती है मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ की आप डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि सालाना जो है आप 60,000 रुपये तक की डिडक्शन यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है, मैक्सिमम लिमिट ये सेम रहती है। तो वहाँ पर भी क्या कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है वो आपके पेरेंट्स के नाम हो सकती है, किसी और के नाम हो सकती है, या फिर जहाँ पर भी आप रेंट पे रह रहे हैं ना वहाँ पर आपके खुद के नाम से प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेट्स से आप मुंबई में रह रहे हैं और मुंबई में आपके खुद के नाम पे भी प्रॉपर्टी है और आप HRA की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मुंबई में आप रह रहे हैं, मुंबई में आपको कंपनी HRA नहीं दे रही है, आपका घर भी नहीं है, उस कंडीशन में आप HRA ले सकते हैं। आपको जो है रेंट रिसिप्ट रखनी पड़ेगी, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी जो है रेंट दे रहे हैं तो उसका भी आपको बैंक का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ताकि आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर पाएँ। और कुछ कंडीशन होती है वो ज़रूर से चेक कर लेना डिडक्शन क्लेम करने से पहले। अब बात कर लेते हैं, कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया तो क्या हमको ITR फाइल करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी ने आपको फॉर्म 16 भेज दिया मेल पर, मतलब कंपनी ने आपके बिहाफ पे टैक्स भर दिया है। कंपनी ने जो आपकी सैलरी में से टैक्स काटा था ना, कंपनी ने वो टैक्स भरा है। अब उसके अलावा आपका टैक्स कितना बनता है वो आपको ही पता होगा। आप कंपनी में नौकरी करते हैं, उसके अलावा आप शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, आप रेंट इनकम करते हैं, आपकी और क्या इनकम है वो कंपनी को नहीं पता होती है जब तक आपने बताई नहीं हो। आपने बताई भी होगी तो वो कंपनी ने उसको
ITR के वो फॉर्म 16 में भर के गवर्नमेंट को उस अकॉर्डिंग जो है वो TDS जो आपका काटा था वो जमा करा दिया। लेकिन जो टैक्स बनता है वो आपको ही पता होगा, आप अपनी ITR फाइल करेंगे। ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है ना, उसका मतलब होता है आपको जो है ना अपनी इनकम का जो कच्चा चिट्ठा होता है, जो ब्यूरा होता है, यानी आपने पूरे साल में कितना कमाया, कहाँ से कमाया, वो सारी जानकारी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। काफ़ी लोगों को लगता है ITR मतलब टैक्स, टैक्स नहीं होता है। ITR मतलब होता है टैक्स तो आपको एडवांस में ही जमा कर देना होता है, उसके अलग रूल होते हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन भी है तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। टैक्स आपको एडवांस में जमा करना होता है, अगर नहीं भी किया तो आप ITR फाइल करते टाइम उसको कर सकते हैं। इसमें केवल आपको जानकारी देनी होती है, भाई मेरी 5 लाख रुपए इनकम थी, मेरा टैक्स बना 0। आपकी कंपनी ने आपका TDS जमा कर दिया तो आप मेरा TDS वापस दे दो। आपका इनकम बना 15 लाख, आपका टैक्स बना 1 लाख, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताया कि भाई मेरा TDS आपके पास जो है वो 2 लाख रुपए जमा है, तो आप मेरा 1 लाख रुपए TDS वापस कर दो। ये जानकारी दी जाती है इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि आप कम टैक्स है तो ज़्यादा भर पाएँ, ज़्यादा टैक्स है तो उसको वापस रिफंड ले पाएँ। कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ITR फाइल हो गई। वो फॉर्म 16 था, वो TDS जो आपका काटा गया वो कंपनी ने जमा करा दिया, कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिए, भाई मेरा काम हो गया, अब आगे का काम आप खुद जानो। अब आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, फॉर्म 16 मिलने के बाद में आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, CA वकील जो है वो रिफंड डिले करा रहा है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बताते हैं, सर हमने पिछले साल उस वकील से ITR फाइल कराई थी, फिर हमारी लड़ाई हो गई, उसने मेरा रिफंड डिले करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब भी ITR फाइल करवाते हैं किसी से भी, CA से करवाएं, वकील से कराएं, खुद करें, लास्ट में जो एक स्टेप होता है ITR फाइल करने के बाद में E-वेरिफिकेशन का, उस ITR को E-वेरीफाई भी करना जरूरी होता है। E-वेरीफाई मतलब उसको वेरिफिकेशन डालना होता है। अब उस E-वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है वो आधार OTP, आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP आता है, वो OTP डालने के बाद में ही आपकी ITR सबमिट होती है। तो आप किसी से भी ITR वेरीफाई करवाते हैं, किसी से भी ITR फाइल करवाते हैं तो आपको एक OTP देना जरूरी होता है। अब वैसे तो देखिए लोग बोलते हैं आपको OTP शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन E-वेरीफाई करेंगे आप ITR तो उसके लिए आपको OTP देना पड़ेगा। तो आपसे अकाउंटेंट है, जो आपका CA है, जो आपका वकील है, अगर आपसे ITR फाइल करने के बाद एक OTP मांग रहे हैं आधार वाला, तो आप उसको उसके साथ शेयर करें। वो OTP देने के बाद में वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा ITR फाइल होने का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी ITR फाइल हो चुकी है। उसमें डेट देखें किस तारीख पे आपकी ITR फाइल करी है। अगर वो आपको लग रहा है हाँ भाई ये सही डॉक्यूमेंट है एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपकी ITR इस डेट पे फाइल हुई है, यानी कि आपने क्या किया, CA को आपने पैसा दे दिया, उसने आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, आपसे OTP भी नहीं लिया, और वो आपको बोल रहा है आपकी ITR फाइल हो गई, तो आप उसकी बातों में ना आए। जब तक आपने OTP नहीं लगवाया है तब तक वो आपकी ITR E-वेरीफाई नहीं हुई है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, आपका रिफंड नहीं आएगा। उसमें 30 दिन का टाइम होता है, ITR फाइल करने से लेकर 30 दिन तक आपको जो है E-वेरीफाई करवा लेनी चाहिए। अगर नहीं करवाते हैं रिफंड डिले होगा, अगर E-वेरीफाई करना भूल जाते हैं तो आपका रिफंड आएगा ही नहीं। तो ये जानकारी जो है वो आप उसको एक्नॉलेजमेंट मांग ले, एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे वो आपसे ऑटोमेटिक OTP मांगेगा, OTP दे करके आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा। OTP के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया, उसमें आप डेट देख लें। अब जो रिफंड है, अगर आपकी सिंपल सी ITR के 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। 1 और 4 जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, 2 और 3 जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, 3 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपकी 1 और 4 फाइल करी है तो जो आपका रिफंड है वो लगभग 2-3 दिन के अंदर ही आ जाता है। अगर आपकी ITR 3 भी फाइल करी है तो आज के टाइम में 10 दिन से लेकर आपको जो है वो 3 महीने तक का टाइम लग जाता है रिफंड आने में। अगर आप जुलाई अगस्त के टाइम पे ITR फाइल करेंगे ना तो हो सकता है आपको 3 महीने भी लग जाएं, और काफ़ी सारे केसेस में हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही आपका रिफंड भी आ जाए। आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया मतलब आपकी तरफ से काम कंप्लीट हो गया, फिर वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उसमें टाइम लग सकता है, आपको रिफंड आपका टाइम से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 9-10 पॉइंट अलग अलग जगह से उठाए थे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, काफ़ी सारे लोग से बात होती है तो वो ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो लोगों को गलत पता होता है, क्योंकि वो जिससे ITR फाइल करवाते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, वो उनको गलत जानकारी देते हैं। क्यों गलत जानकारी देते हैं, अब वो उनको पता, वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं, तो गलत जानकारी काफ़ी लोगों को होती है। तो वो जानकारी सही करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में हमने अलग अलग सवाल उठाए थे, आपके कमेंट में आए हुए थे। तो ऐसे टाइप का वीडियो अगर आपको
और देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम ऐसा भी वीडियो बना देंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, उस कमेंट पे अगर हम रिप्लाई कर देते हैं तो देखिए उस जने को ही रिप्लाई जा पाता है, यानी कि जिसने सवाल पूछा उसको ही पता चलता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों की सेम क्वेरी हो सकती है, तो हमने क्या किया, काफ़ी सारे कमेंट को क्या किया, उठा करके एक साथ एक वीडियो बना दिया। अगर इसी टाइप के वीडियो और देखना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए, बाकी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं किस टाइप के वीडियोस आपको मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।